नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरु घंटाल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया के बारे में। ज्योग्राफी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें ये पता भी होना चाहिए कि हमारा देश किस पर्टिकुलर चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग में लीडिंग है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। गुरु घंटाल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन का बटन होगा, उसको प्रेस ज़रूर करें। सबसे पहले थोड़ा सा हम ओवरव्यू देखेंगे। चाइना रिमेन्ड वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रूड स्टील प्रोड्यूसर इन 2018, फॉलोड बाय इंडिया, जापान एंड द यूएसए। अगर आप 2018 का डेटा उठाकर देखें तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा क्रूड स्टील का प्रोड्यूसर चाइना है। चाइना के बाद हिंदुस्तान, हिंदुस्तान के बाद जापान, जापान के बाद यूएसए। मतलब हमारा मुल्क दूसरे नंबर पर आता है क्रूड स्टील की प्रोडक्शन के मामले में। स्पॉन्ज आयरन का इंडिया सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एंड द थर्ड लार्जेस्ट फिनिश्ड स्टील कंज्यूमर इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना एंड यूएसए। मतलब जो स्टील बनती है, स्टील आयरन से ही बनेगा, तो फिनिश स्टील का कंज्यूमर हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर गए। सबसे अधिक इसका कंजम्पशन होता है चाइना में और चाइना के बाद यूएसए में। गवर्नमेंट ने आयरन और स्टील इंडस्ट्री को और प्रमोट करने के लिए और बूस्ट करने के लिए नेशनल स्टील पॉलिसी 2017 में 100% एफडीआई शामिल कर दी है इस पर्टिकुलर सेक्टर में। मतलब बाहर की कंपनियां, बाहर के लोग आकर हिंदुस्तान में अब इन्वेस्ट कर सकते हैं आयरन और स्टील इंडस्ट्री में। नाउ अगला देखते हैं। The growth in the Indian steel sector has been driven by domestic availability of raw material such as iron ore and cost effective labor। देखिए, एक सिंपल सा लॉजिक है। कोई भी इंडस्ट्री अगर आप चलाते हो तो पहला आपको लेबर की ज़रूरत पड़ती है, दूसरा आपको रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। तो इंडियन स्टील सेक्टर की ग्रोथ तभी पॉसिबल है, या अगर हम लोग आज दूसरे नंबर पर हैं स्टील के प्रोडक्शन, मतलब आयरन के प्रोडक्शन के मामले में, तो उसके पीछे सिर्फ दो चीज़ वर्क करती है। पहला रॉ मटेरियल, दूसरा आपका अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर। और हिंदुस्तान में जो स्टील सेक्टर है वो इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है। आप ये कह सकते हैं कि हमारे मुल्क का बैकबोन है आयरन और स्टील इंडस्ट्री। अब बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ स्टील सेक्टर। द इकोनॉमिक, एक सेकेंड रुकिएगा। The economic reforms initiated by the government since 1991 added new dimensions to the industrial growth in general and steel industry in particular। आप लोगों को पता होगा कि 1991 में भारत ने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की स्कीम को अडॉप्ट किया था और कहीं ना कहीं उस स्कीम के अडॉप्ट करने के बाद हमारे हिंदुस्तान में कई सारी प्राइवेट कंपनियां खुली, एफडीआई प्रमोट हुआ, लिबरलाइजेशन होने की वजह से टैक्स बैरियर घटे, तो हिंदुस्तान का इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ हर सेक्टर में, खासकर स्टील इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा। पहले किसी भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को खोलने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती थी। मैं एलपीजी स्कीम के पहले की बात कर रहा हूँ, मैं 1991 के पहले की बात कर रहा हूँ। लेकिन 1991 में जैसे ही एलपीजी स्कीम आई, सारा का सारा लाइसेंस राज खत्म हो गया। हाँ, लोकेशनल रिस्ट्रिक्शन होते हैं, मतलब किस पर्टिकुलर लोकेशन पर आपको अपनी आयरन और स्टील इंडस्ट्री लगानी है, ठीक है, उस पर रिस्ट्रिक्शन होता है। इसके अलावा द स्टील इंडस्ट्री वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ इंडस्ट्री रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर। 1991 से पहले हिंदुस्तान की जितनी भी स्टील इंडस्ट्री थी वो सारी की सारी आपकी सरकार के लिए रिजर्व थी, मगर अब 1991 के बाद स्टील सेक्टर को, स्टील इंडस्ट्री को सरकार के रिजर्वेशन से हटा दिया गया कि प्राइवेट प्लेयर भी आकर इसमें परफॉर्म कर सकते हैं।
ऑटोमेटिक अप्रूवल ऑफ फॉरेन इक्विटी इन्वेस्टमेंट अप टू 100% वॉज ग्रांटेड। जैसा कि मैंने बताया, एफडीआई को 100% कर दिया गया है। कोई भी विदेशी मुल्क का इंसान, विदेशी मुल्क की कंपनी, विदेशी मुल्क का ऑर्गेनाइजेशन आकर हिंदुस्तान के इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में पैसे लगा सकता है, ताकि इसको और कॉम्पिटिटिव बनाया जा सके, इसको और इफिशिएंट बनाया जा सके। आगे बढ़ते हैं। एलपीजी स्कीम आने के बाद जो स्टील का हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे, उसके ऊपर जो बैरियर था उसको ख़त्म किया गया, लिबरलाइज किया गया, ताकि बिना किसी इंपोर्ट ड्यूटी के आसानी से हिंदुस्तान से स्टील खरीदा जा सके और हिंदुस्तान बाकी मुल्कों के साथ स्टील का व्यापार कर सके। General policy measures like reduction in import duty on capital goods, convertibility of rupees on trade account, permission to mobilize resources from overseas financial market among others also benefited the Indian industry. LPG स्कीम आने के बाद imported duty को घटाया गया। इसके अलावा जो रुपयों का कन्वर्जन होता था बाकी सारे मुल्कों के करेंसीज में, उनको ईजी किया गया और फाइनेंशियल मार्केट से रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना इजी कर लिया गया, जिसकी वजह से इंडियन स्टील इंडस्ट्री को बेनिफिट हुआ। मतलब हिंदुस्तान के लोग एलपीजी स्कीम लागू होने के बाद बाहरी मुल्कों से जाकर उनके बैंकों से पैसे लाकर हिंदुस्तान में बिजनेस करना शुरू कर दिए। अब मैं आपको दो तरह के आयरन के बारे में बात करता हूं, जिस आयरन में हिंदुस्तान को महारत हासिल है। पिग आयरन। इंडिया एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है पिग आयरन का। लिबरलाइजेशन के बाद जब कई सारी प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज डेवलप हुई इस आयरन और स्टील इंडस्ट्री में, not only imports have drastically reduced but also India has turned out to be a net exporter of pig iron। जैसे कि एलपीजी स्कीम ख़त्म हुई और हिंदुस्तान में प्राइवेटाइजेशन आ गया, बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां आयरन और स्टील इंडस्ट्री में पार्टिसिपेट करने लगी, तो इंडिया को बाहरी मुल्कों से जो पिग आयरन मंगाना होता था वो पूरी तरह ख़त्म हो गया। इंडिया खुद में इतना सक्षम हो गया कि इंडिया पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया पिग आयरन का। द प्राइवेट सेक्टर अकाउंटेड फॉर 94% ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ पिग आयरन इन द कंट्री। पूरे हिंदुस्तान में जितना भी पिग आयरन प्रोड्यूस होता है 94% अकेले प्राइवेट सेक्टर प्रोड्यूस करती है। क्रूड आयरन जो होता है, मतलब जब आयरन निकलता है उसमें कई सारी कह सकते हैं उसमें कई सारी, ये कहते नहीं कि बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर होता है, जिसकी वजह से उसको ब्लास्ट फर्नेस में डायरेक्टली पिघलाया जाता है, उससे पिग आयरन बनाया जाता है उसको मोल्ड में कास्ट करके। दूसरा होता है दोस्तों स्पॉन्ज आयरन। वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर 2018 में स्पॉन्ज आयरन का हिंदुस्तान था। हैज़ अ होस्ट ऑफ कोल बेस्ड यूनिट्स लोकेटेड इन द मिनरल रिच स्टेट ऑफ द कंट्री। जितने भी ऐसे स्टेट हिंदुस्तान में हैं जो मिनरल्स रिच हैं, वहाँ पर कोल बेस्ड यूनिट बनाई जाती है स्पॉन्ज आयरन को बनाने के लिए। ओवर द ईयर the coal based route has emerged as a key contributor and accounted for 79% of total sponge iron production in the country। हमारे हिंदुस्तान में 69% जो स्पॉन्ज आयरन का प्रोडक्शन है वो कोल बेस्ड रूट के थ्रू ही होता है। अच्छा, ये स्पॉन्ज आयरन कैसे बनता है? क्रूड आयरन को पिघलाकर तो आप पिग आयरन बना सकते हो मोल्ड में कास्ट करके। स्पॉन्ज आयरन एक तरह का मेटेलिक प्रोडक्ट होता है जो आयरन को डायरेक्टली रिड्यूस करने से होता है सॉलिड स्टेट में, मतलब बनता है डायरेक्टली रिडक्शन ऑफ आयरन और इन द सॉलिड स्टेट। जो स्पॉन्ज आयरन को बनाने का तरीका होता है उसमें सिर्फ एक चीज़ ध्यान में रखी जाती है कि आयरन ओर में से ऑक्सीजन को रिमूव करना है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी होगी। रिडक्शन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो आयरन ओर में से अगर आप ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे तो वो आपका क्या बन जाएगा? स्पॉन्ज आयरन। ठीक है। एंड स्पॉन्ज आयरन की क्वालिटी भी इस पर डिपेंड करती है कि आपका जो क्रूड आयरन है उसमें से कितना ऑक्सीजन रिमूव हुआ है। जितना ऑक्सीजन रिमूव होगा उतना ही अच्छा स्पॉन्ज आयरन कहलाएगा। अब कुछ हिंदुस्तान में
लोकेशन के बारे में बात करते हैं। देखिए, कोई भी आयरन और स्टील इंडस्ट्री वहीं पर डेवलप हो सकती है जहां पे रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो, चीप लेबर इजीली अवेलेबल हो, ट्रांसपोर्ट की सुविधा हो और मार्केट ज़्यादा दूर ना हो, ताकि सामान कम समय में कम पैसे को खर्च किए वहां पर पहुंच सके। हिंदुस्तान में कई सारे ऐसे जगह हैं जहां पर स्टील का प्रोडक्शन होता है, जहां पर आयरन और स्टील का इंडस्ट्री है। खासकर ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये वाला जो पार्ट है, ये जो ईस्टर्न कोस्ट है हिंदुस्तान का, पूर्वी तट, वहाँ पर ज़्यादा होता है। आप सोचिए 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारे देश में टोटल 30 मिलियन टन्स ही स्टील की प्रोडक्शन होती थी, मतलब सॉरी 1 मिलियन टन स्टील की प्रोडक्शन होती थी 1947 में। 2002 आते आते हिंदुस्तान में 30 गुना ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगी आयरन और स्टील की, क्योंकि कई सारे प्राइवेट प्लेयर आ गए। मैं आप लोगों को लोकेशन दिखाना चाहता हूँ, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। ये देखिए, ये है भिलाई, राउरकेला, जमशेदपुर, बोकारो, उसके बाद दुर्गापुर, विजयनगर, भद्रावती, सेलम, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम तो आपका सबसे, विजैग स्टील प्लांट का नाम आप लोगों ने सुना होगा, यहीं से जापान को हम लोग स्टील एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में आपको कई सारी जगहों पर आयरन और स्टील के प्लांट दिख जाएंगे, और खासकर पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पर गए, ईस्टर्न कोस्ट पर गए। मैं आप लोगों को इस पर्टिकुलर मैप को इससे दिखाना चाहता था ताकि मैप के थ्रू आप लोग इजीली समझ पाएं कि हिंदुस्तान में किन किन पर्टिकुलर स्टेट्स पर स्टील प्लांट उगाए जा मतलब लगे हुए हैं। खासकर जमशेदपुर का नाम आपने सुना होगा, जीआरडी टाटा। अब एक सवाल उठता है कि जमशेदपुर ही क्यों? देखिए, हिंदुस्तान में आज़ादी से पहले सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टील प्लांट हुआ करती थी जिसको टिस्को कहते थे, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। ये प्राइवेटली ओन थी, जीआरडी टाटा की। लेकिन आज़ादी के बाद हिंदुस्तान की सरकार ने ये इनिशिएटिव लिया कि हिंदुस्तान में कई और आयरन और स्टील प्लांट लगाने की ज़रूरत है। टिस्को आपका 1907 में स्टार्ट हुआ था एट साक्षी, झारखंड में एक जगह गए जहाँ पर दो नदियाँ मिलती हैं, सुवर्णरेखा एंड खारकाई। उनके कॉन्फ्लुएंस में एक जगह गए साक्षी, वहाँ पर जीआरडी टाटा के द्वारा सबसे पहला आयरन और स्टील प्लांट 1907 में लगाया गया था, जिसका नाम था टिस्को। ये जमशेदपुर जो जगह गए, पहले इसको साक्षी ही कहते थे, बाद में इसका नाम बदल कर जमशेदपुर रखा गया। एंड जियोग्राफिकली जमशेदपुर सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट जगह मानी जाती है आयरन और स्टील सेंटर के लिए। अब रीज़न क्यों? कई सारे उसके पीछे कारण है। पहला कि बंगाल नागपुर जो रेलवे लाइन है उस पर एक स्टेशन पड़ता है कालीमती, वो जमशेदपुर से हार्डली 32 किलोमीटर की दूरी पर गए। एंड अच्छा, एक सवाल उठता है कि कालीमती स्टेशन के पास होने से क्या होगा, क्योंकि कोल मैंगनीज डिपॉजिट यहाँ पर इजीली अवेलेबल है। आपको मैंने बताया, अगर आपको स्पॉन्ज आयरन बनाना है तो कोल की ज़रूरत पड़ेगी, पिग आयरन को पिघलाने के लिए भी कोयले वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, तो कोयला इजीली प्राप्त हो जाता है। और एक बात और, आयरन से अगर आपको स्टील बनाना है तो बिना मैंगनीज ऐड किए आप आयरन को पिघलाकर स्टील नहीं बना सकते, तो मैंगनीज भी इजीली अवेलेबल हो जाती है। एंड कलकत्ता का मार्केट इजीली अवेलेबल हो जाता है, एक बहुत बड़ा मार्केट मिल जाता है। इसीलिए जमशेदपुर को सबसे कन्वीनियंट प्लेस माना जाता है हिंदुस्तान में आयरन और स्टील इंडस्ट्री का। टिस्को ये जो कंपनी है, जो आयरन और स्टील प्लांट की कंपनी है, सबसे पहली कंपनी 1907 की जीआरडी टाटा की। इसको कोयला कहाँ से मिल जाता है? झरिया से, जो कि झारखंड में और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कोल फील्ड है। आयरन और लाइमस्टोन, डोलोमाइट और मैंगनीज उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से मिल जाता है, जो कि उसके पड़ोसी राज्य हैं। खारकाई एंड सुवर्णरेखा रिवर से इनको सफिशिएंट वाटर सप्लाई मिल जाती है। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पर्टिकुलर रीजन को चुना है हिंदुस्तान में आयरन और स्टील इंडस्ट्री बनाने का गढ़।
तो उम्मीद है मेरे द्वारा एक्सप्लेन किया गया आयरन और स्टील इंडस्ट्री आप लोगों के समझ में आया होगा, इनकी लोकेशन, इनका ओवरव्यू, क्यों जमशेदपुर जिसको पहले साक्षी कहते थे वहाँ पर हिंदुस्तान का पहला स्टील प्लांट लगा, एंड ईस्टर्न कोस्ट पे ही सारे के सारे स्टील प्लांट क्यों हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोग के समझ में आया होगा। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक, टेक केयर, बी हेल्दी, बी सेफ एंड डू सब्सक्राइब गुरु घंटाल, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।